जय मां शारदे वीणादायिनी आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें एचपीएस एजुटेक, और साथियों किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे बड़े हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ग्रामर्स, कोई भी सब्जेक्ट, जनरल साइंस, आप अपने तैयारी को परखिएगा और तैयारी को मजबूत कीजिएगा। साथियों, फेसबुक पेज पर जाइएगा एचपीएस एजुटेक सोनी सर और फॉलो कीजिएगा, और देख सकते हैं आप वही वीडियोज जो एचपीएस एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर है। दोस्तों, आपका इतना सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथियों, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और वो भरपाई हो सके जो हम खो रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक विभाजन, और भौगोलिक विभाजन में साथियों हमने पहला चैप्टर हिमालय का निर्माण, उनकी विशेषताओं पर किया था। बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ तक कि जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं विनम्र निवेदन करता हूं उन भाई बहनों से, एक बार जाकर के आप देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। उसके बाद में साथियों हमने हिमालय के दर्रे लिए थे। हिमालय की नहीं, संपूर्ण भारत के दर्रे और पहाड़ियां हमने पढ़ाई है, उस पर आप जाकर के देखिएगा। अब साथियों, आज बात करेंगे हम दूसरा भौगोलिक विभाजन, जिसमें उत्तर का विशाल मैदान, यानी हमारे भारत का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, इसे ही दोस्तों दूसरे नाम में गंगा यमुना गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र के नाम से भी, मैदानी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रहे, हम उत्तर का विशाल मैदान एक दूसरे भौगोलिक विभाग के रूप में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले तो दोस्तों बता देता हूं, अगर संपूर्ण मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो भारत में लगभग 43% है, संपूर्ण भारत के मैदानी क्षेत्र की। जो एक समतल भूभाग होता है, उपजाऊ क्षेत्र, जहां पर नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित मिट्टी जमा होती है, उसे मैदान कहते हैं। साथियों, ये संपूर्ण भारत में 43% है, जिनमें से लगभग 35% मैदानी क्षेत्र और 40% आबादी भारत की इस उत्तर के गंगा यमुना सतलज एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के इस मैदानी क्षेत्र में निवास कर रही है और क्षेत्रफल है, समझिएगा आप। अब दोस्तों देखिएगा, हमारा ये जो मैदान है हिमालय के समानांतर, ध्यान से सुने, हिमालय के समानांतर ही, जैसे ये हिमालय था साथियों, तो हिमालय के समानांतर ही हिमालय के दक्षिण में, ध्यान रहे, हिमालय के दक्षिण में 2400 किलोमीटर लंबा और दोस्तों लगभग 250 से लेकर के 300 या 350 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए मैदानी क्षेत्र है, जिनका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल देखा जाए तो इस उत्तरी के विशाल मैदान का 7 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। इतना बड़ा यह विशाल मैदान है। दोस्तों, इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए, अलग अलग भूगोल, यह हिमालय के दक्षिण में समानांतर रूप में फैला हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे, हिमालय की जो सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है उसे कहते हैं अपन शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय। तो शिवालिक के दक्षिण में और इस विशाल मैदानी क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा मानी गई है, और इस सीमा रेखा का नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो थोड़ा ध्यान रहे साथियों, यह हिमालय के समानांतर, हिमालय के पर्वत पदीय यानी क्षेत्र में दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। अनेक अनेक भूगोलवेता जो है साथियों, इस उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण है वो अलग अलग मत देते हैं। सामान्य रूप में बताया जाता है साथियों कि हिमालय जहां आज पर है वहां पर पहले 33 सागर रहा होगा, और 33 सागर से जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो साथियों हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में एक फोरडीप यानी गर्त कह सकते हैं अपन, गर्त कह सकते हैं या भूसन्नति कह सकते हैं, इसका निर्माण हो गया था। सामान्य रूप में आप ऐसा समझिएगा, एक गर्त का निर्माण हो गया था। इसीलिए साथियों, और इस गर्त की एवरेज गहराई जो है
600 मीटर के लगभग मानी जाती है। इस गर्त का निर्माण हुआ और यहीं पर दोस्तों उत्तर से आने वाली हिमालयन नदियां और दक्षिण में, ध्यान रहे यह मैदानी क्षेत्र जो है उत्तर के हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों दक्षिण से जो नदियां आ रही थी इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली और उत्तर से हिमालयन से आने वाली नदियों के द्वारा तलछटीय निक्षेप यानी चट्टानों के कट कट कर जो ये अवसाद लाए गए हैं, इन अवसादों के भरने से इस गर्त को भर दिया गया, पाट दिया गया, एक समतल हो गया और इसे ही अपन कहते हैं गंगा का या यमुना का या हमारे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। सामान्य रूप में यह मत माना जाता है इसके निर्माण में। और यह दोस्तों सबसे, अब ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो सबसे नवीन माना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण हिमालय के भी बाद में हुआ है और हिमालय तो नवीन वाली पर्वत श्रृंखला है ही, तो हिमालय के भी बाद का यह माना जाता है। यह बात ध्यान रखना। अब साथियों नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित जमा होने के कारण यह मैदानी क्षेत्र जो है दुनिया का, संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है तथा यह सबसे ज्यादा घनी आबादी यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला मैदानी क्षेत्र है। क्यों? इसके पीछे अनेक कारण भी उत्तरदायी है। आपको पूछ ले दोस्तों, इस मैदानी क्षेत्र में अनेक मतलब सर्वाधिक घनत्व है इस क्षेत्र का आबादी में, तो ऐसा क्यों? कहीं पर पीसीएस वाले अगर आपको कथन कारण में भी सवाल पूछा जा सकता है तो थोड़ा ध्यान रहे। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जिसके कारण कृषि उत्पादकता ज्यादा है। दूसरी बात, समतल मैदानी क्षेत्र होने के कारण परिवहन के साधनों की सुलभता है। तीसरी बात साथियों, पेयजल की उपलब्धता और नदियों का द्वारा सिंचित क्षेत्र है, अनुकूल जलवायु है, इसलिए इस क्षेत्र में आबादी जो है सर्वाधिक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये मैदान जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है अगर आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे साथियों, यह मैदान जो है सामान्य रूप में इधर तो सिंधु नदी से लेकर के मध्यवर्ती गंगा होते हुए ब्रह्मपुत्र तक हिमालय के समानांतर फैला हुआ है। यानी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो संपूर्ण क्षेत्र जो हिमालय के दक्षिण में है यही मैदानी क्षेत्र है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, इसमें पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र भी आ गया, पंजाब हरियाणा। दूसरा दोस्तों इसमें गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र आ गया, गंगा यमुना वाला। राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात का वाला क्षेत्र या राजस्थान वाला पूर्वी राजस्थान का जो ये मैदानी क्षेत्र है यह भी इसी मैदानी का अवशेष माना गया। इसी प्रकार दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी वाला मैदानी क्षेत्र आ गया। तो सामान्य रूप में सिंधु व उसकी सहायक नदियों तथा गंगा यमुना का नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र या निर्मित क्षेत्र और इधर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाहित क्षेत्र, यह संपूर्ण क्षेत्र जो है उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित है। तो साथियों अगर अपन अलग अलग पढ़ना चाहें तो अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, सिंधु की सहायक नदियां या पंजाब हिमालय का मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र, इस प्रकार अपन पढ़ सकते हैं। तो यह हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। अब देखिए दोस्तों इन नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, तो समझिएगा इन नदियों के द्वारा निर्मित होने के कारण नदियों द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है और उन स्थलाकृतियों से हमारा ही एग्जामिनर हमसे सवाल उठाता है। सबसे पहले तो अपन यह देख रहे हैं, समझिएगा दोस्तों, ध्यान रहे, यह मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र से जब नदियां निकल रही है इस प्रकार, तो सबसे पहले क्या होता है, नदियों का बहाव क्षेत्र बहुत तेज होता है और ढलान ज्यादा होने के कारण वे बहाव क्षेत्र तेज होने के कारण यहां से बड़े बड़े पत्थर दोस्तों लुढ़क कर नदियों के साथ में आ जाते हैं। ऐसे समझिएगा एक चीज को। और दोस्तों इस क्षेत्र से मान लो नदियां जैसे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, समतल मैदानी क्षेत्र आ जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये पत्थर जो है आगे लुढ़क नहीं पाते,
तो हिमालय का जो ये पर्वत पदीय, पदीय का मतलब चरण वाला यानी जड़ों वाला क्षेत्र, तो इस पर्वत पदीय क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं। ऊपर की ओर तो बड़े बड़े पत्थर होंगे, नीचे की ओर दोस्तों छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाएंगे। तो यह जो नदियां यहां से समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो नदियों का पानी इस दोस्तों पत्थरों के अंदर घुस जाता है, जिसे हमें केवल पत्थर के टीले टीले दिखाई देते हैं और नदियों का पानी दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान लो नदियां लुप्त हो गई हो। तो इस क्षेत्र से नदी लुप्त हो जाती है, तो इस पत्थर वाले इस क्षेत्र को कहते हैं बाबर। याद रहेगा, बाबर कहते हैं साथियों। जैसे ही ये नदियां दोस्तों आगे प्रवाहित होती हुई बाबर के दक्षिण में जो दलदल घने जंगलों वाला क्षेत्र होता है, जहां पर दोस्तों बहुत सारे कह सकते हैं अपन ये जो छोटे जीव फैले होते हैं, घने जंगलों वाला दलदल क्षेत्र होता है, जहां से नदियां पुनः प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है, उसको अपन कहते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ध्यान रहे इस क्षेत्र में तो नदी लुप्त होगी, तराई क्षेत्र में नदी पुनः प्रकट होती है, याद रखना। साथियों एक बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर आपको तराई क्षेत्र का उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है तराई क्षेत्र में ही माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब देखो, यह तो हुआ बाबर और तराई, समझिएगा। देखो यह नदियां निकली तो यह बड़े बड़े पत्थरों वाला एरिया तो गया बाबर, जहां नदियां लुप्त हुई। फिर ये दोस्तों नदियां जब पुनः प्रकट हो रही वापस तो तराई क्षेत्र। अब साथियों नदियां यहां से निकल रही है तो ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मान लो बाढ़ का प्रवाही क्षेत्र जल ज्यादा हो तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो सामान्य रूप में मान लो नदी का पेटा यह है और दोस्तों पानी का आवक ज्यादा हो जाती है या वर्षा वाले क्षेत्र में या बाढ़ के कारण, जैसे मान लो ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं या किसी न किसी कारण से मान लो वर्षा ज्यादा हो सकती है, तो इन नदियों का पानी अपने पेटे वाले क्षेत्र से ज्यादा फैल जाता है। ऐसे ध्यान रहेगा, ऐसे तो ये पानी पहले तो यहां पर साथ में दोस्तों पानी के साथ कंकड़ पत्थर कचरा भी तो जाता है। तो अब कोई ना कोई तो निश्चित समय आएगा जब नदियां अपनी वापस स्थिति में आएगी साथियों। तो यह जिस क्षेत्र पर जो मिट्टी जमा होती है बाढ़ के कारण, जो ऊंचाई वाला भाग होता है, नदी के पेटे का ऊंचाई वाला भाग होता है, यहां पर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमा होती है तो इस मिट्टी को बांगर कहते हैं साथियों। अब ध्यान रखना, बांगर को अंग्रेजी में BH कहते हैं, तो कई पर साथियों आपको बांगर भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या है बांगर, ध्यान से सुनना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के कारण नदियों के किनारों पर फैल जाती है और नदियां वापस पुनः अपने पेटे वाले क्षेत्र में आ जाती है, तो वहां पर मिट्टी जमा हो जाती है, उसे ही कहते हैं बांगर। दोस्तों इस बांगर वाले क्षेत्र में जब अब देखो नदियों का पानी लवणीय होता है साथियों, क्योंकि मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, सोडियम क्लोराइड नदियों में होता है। हाँ यह जरूर है हिमालय की नदियों में थोड़ी कम लवणीयता है, क्योंकि जो है मतलब कहने का मतलब ये तो पानी में एक आटे जैसी मिलावट की नमक की, आटे में नमक की मात्रा कितनी होती है, इतना ये लवणीय कम है, तो इतना लवणीय नहीं है, बाकी लवण तत्व इसमें जरूर है। तो ध्यान रहे इनका वो पानी जो लवणीय टाइप का होता है, तो यहां पर दोस्तों क्या होती है, एक सफेद सफेद सी नमकीन सी परत जम जाती है और इसी परत को अपन कहते हैं रेह या कलर। यह होती कहां पर है साथियों, ध्यान रहे बांगड़ क्षेत्र में ही होती है, क्योंकि खादर वाले क्षेत्र में तो नवीन मिट्टियां जमा होती रहती है। यह नदियों के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी जो जमा होती है साथियों, इसी को कहते हैं दोमट मिट्टी, इसी को चिक्का या कांप मिट्टी, इसी को जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों के द्वारा जो निक्षेपित कचरा होता है, अवसाद होता है, उसको जलोढ़ के नाम से जानते हैं, इसलिए इस मिट्टी का नाम जलोढ़ है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ ही है साथियों, उसके बाद में लाल मिट्टी का स्थान आता है। तो यह है साथियों रे और कलर। अब यहां पर किनारे पर मान लो छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ पत्थर आ जाए तो उनको कहेंगे दोस्तों बूढ़। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, बूढ़ क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं बूढ़। यह तो हुई बांगर की बात। अब साथियों समझना, मान लो यह नदी है, पहले तो बाढ़ वाले क्षेत्र में यह यहां तक फैल गई थी, लेकिन अभी इनके किनारों पर यह जो नवीन मिट्टी जमा होती है उसको आप कहते हैं खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। यह चार आप कंटिन्यूअसली दोस्तों गढ़ते क्रम में ध्यान रखना, बाबर, तराई, बांगर,
खांदर। ध्यान रहेगा, रेड कलर दोस्तों नमकीन सी परत, बूढ़ जो होता है साथियों पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब समझिएगा आप साथियों, देखो आपको मैं समझाता हूं अच्छी तरीके से। यह मान लो पर्वतीय श्रेणियां हैं, यहां से नदी निकली तो यह पत्थर यहां पर जमा हो गए, इन पत्थरों में नदी विलुप्त हो गई, इनको कहा बाबर। ठीक है, यहां से दोस्तों नदी पुनः प्रकट हुई ऐसे, तो इनको कह दिया तराई क्षेत्र, तराई, तराई का मैदान या तराई क्षेत्र। अब दोस्तों जैसे ही नदियां ये आगे बढ़ी, बाढ़ के क्षेत्र में यहां तक फैल गई, तो यहां पर जो मिट्टी जमा होती है इसका नाम कर दिया पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, और ये नवीन किनारों पर जो जमा होती है उसका नाम कर दिया खागर। अब देखिएगा नदियों में दोस्तों, जो नदियां वर्ष भर बहने वाली होती है उनमें पानी एक समान स्थिति में नहीं रहता, कभी धीमा हो सकता है कभी तेज। तो ध्यान रहे, मैदानी क्षेत्रों में अगर मान लो पानी की मात्रा कम हो तो नदियां धीमी हो जाती, तो साथियों फिर नदियां ऐसे चलने लग जाती है। ध्यान रखना, फिर नदियां ऐसे चलने लग जाती है, ऐसे चलती है। तो साथियों जिस समय ऐसे चल रही है, कटाव करती है, अपर्दन करती है, रेतीले क्षेत्र का कटाव करती है। अब मान लो इन नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो साथियों यह जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को नदियां देखो इस प्रकार की काट देती है, और काट करके नदियां क्या करती है, आगे बढ़ जाती है। ध्यान सुनिए, सीधी नदी आगे बढ़, क्योंकि पानी की आवक ज्यादा होती है तो नदी का अवरोध टिक नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों यह जो क्षेत्र है ना, यह कट जाता है इस प्रकार का, और यह इसकी आकृति है साथियों गाय के खुर के समान, इसलिए यह एक झील टाइप की बन जाती है जिसमें पानी जमा हो जाता है। इसको कहते हैं गोखुर झील, गोखुर झील कहते हैं भाइयों। ध्यान रहे मेरे साथियों, इसे ही गोखुर झील कहते हैं। गोखुर गाय का खुर, गाय को कहते हैं दोस्तों, बैल को कहते हैं ऑक्स, और लेक को झील, इसीलिए दोस्तों इसको अंग्रेजी में ऑक्स बो लेक भी कहते हैं, ऑक्स बो लेक। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसी गोखुर झील को विसर्प कहते हैं, विसर्प कहते हैं, और विसर्प को अंग्रेजी में कहते हैं मिएंडर। ध्यान रखना साथियों, मिएंडर कहते हैं विसर्प को अंग्रेजी में। इसका नाम विसर्प या मिएंडर क्यों रखा? एशिया माइनर में दोस्तों एक मिएंडर नदी है जो इस प्रकार की गोखुर झीलों का निर्माण ज्यादा करती है, इसीलिए ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसका नाम जो है मिएंडर या विसर्प कर दिया गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना साथियों। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन मिले तो कमेंट कीजिएगा एचपीएस एजुटेक पर, आपका ये भाई आपके हरदम साथ है। चलिए अब देखिएगा, यह तो हुई गोखुर झील। अब साथियों सुनिएगा, जैसे ही समुद्री क्षेत्र में ये नदियां गिरने की लगती है तो ऐसी ऐसी शाखाओं में बढ़ जाती है, ऐसी शाखाओं में बढ़ जाती है। तो ध्यान में इधर तो आगे समुद्री निक्षेप आ गए, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, यहां पर मलबा जमा हो जाता है। इसी त्रिभुजाकार आकृति को एक यूनान के विद्वान वे दोस्तों हेरोडोटस, ये वही हेरोडोटस है जिसने कहा था कि मिस्र तो नील नदी का वरदान है, इसी ने कहा था। तो दोस्तों ये इस त्रिभुजाकार आकृति ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसको नाम दे दिया डेल्टा। क्या कह दिया? डेल्टा कह दिया साथियों। याद रखिएगा, डेल्टा में दोस्तों ये ऊपर वाली यहां पर जो जमीन होती है ना, ऊपर वाला क्षेत्र, इसको तो दोस्तों कहते हैं चार। क्या कहते हैं? चार कहते हैं। और साथियों ये नीचे वाला जो जलमग्न जो दलदल टाइप का एरिया होता है उसे कहते हैं बील। याद रखिएगा, बील कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों ध्यान रहे, हमारे भारत में हुगली गंगा की शाखा है, हुगली नदी, और उधर से साथियों गंगा यमुना का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा और हमारी जो ये धारा मिलती है जमुना वाली ब्रह्मपुत्र की, तो बांग्लादेश में इस नदी की धाराओं का नाम संयुक्त रूप में मेघना हो जाता है। तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में पश्चिमी बंगाल में डेल्टा बनता है सुंदरवन के पास। सुंदरी के वृक्ष ज्यादा होने के कारण सुंदरवन कहलाता है। तो ध्यान रहे, यह सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। और एग्जामिनर कभी कभी आपको पूछ लेता है दोस्तों, पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा। तो उत्तरी अमेरिका में एक मिसिसिपी नदी है, उस पर दोस्तों पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है। पक्षी का पंजा से अंगुलियों जैसा होता है, तो दोस्तों उसको अंगुलियाकार डेल्टा भी कभी कभी कह देते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। यह होता है दोस्तों हमारा यह क्षेत्र डेल्टा वाला। अब देखिएगा दोस्तों, इन मैदानी क्षेत्र में
जब नदियां चलती है तो ध्यान रखना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो होता है ना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र को बेट कहते हैं पंजाब में, बेट कहते हैं साथियों पंजाब में। यानी दोस्तों नदियों का जो प्रवाही क्षेत्र होता है तो उसमें बाढ़ग्रस्त जो मैदानी क्षेत्र बनता है उसको पंजाब में बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट। और साथियों अगर मान लो ये ऐसे गर्त बन जाते हैं अपर्दन के कारण, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जब अपर्दन ज्यादा होता है तो गर्त मान लो बन जाते हैं, तो उन गर्त को पंजाब वाले क्षेत्र में कहते हैं चो। क्या कहते हैं साथियों? चो। मैदानी क्षेत्र को तो बेट का है और इनको कहते हैं चो। तथा ऐसे दोस्तों बिहार साइड में कई प्रसिद्ध गर्त है, जैसे टाल गर्त, बिहार की राजधानी पटना के पास में दोस्तों एक जल्ला गर्त फेमस है, मनामा के पास में टाल गर्त फेमस है। ये ऐसे गर्त बन जाते हैं, तो ये बाढ़ग्रस्त गर्त ही है। दोस्तों ध्यान रखना, बांगर, आप मुझे बताओ नदियों का साथियों सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा होगा? जहां नदियां पर्वतों से निकलती है उसी क्षेत्र में होगा। तो उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बांगर भूमि ज्यादा मिलेगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मिलेगी, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है पश्चिमी बंगाल व बिहार वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगी। यह थोड़ा ध्यान रखना नीचे वाले क्षेत्रों में। अब देखिए साथियों, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। यह मैदान जो है साथियों सबसे उपजाऊ मैदान है। हमारे राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो इसी का अंश माना जाता है। ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों ये जो दो नदियां चल रही होती है, तो इन दो नदियों के ये बीच का क्षेत्र होता है, इसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो हमारे भारत में सिंधु क्षेत्र में दोस्तों सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो भी तो इस मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो कौन कौन सी नदियां दोस्तों सिंधु की सहायक? ध्यान रखना। तो देखो मैं आपको बताऊं, सिंधु की एक सहायक नदी है दोस्तों झेलम, और इसी झेलम नदी को दोस्तों वित्तस्ता कहते हैं, वित्तस्ता। फिर है चिनाब, जिसको अस्किनी कहते हैं, चिनाब, रावी, रावी, व्यास और दोस्तों सतलज। यह नदियां हैं दोस्तों सिंधु की सहायक। इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों इन 5 नदियों के क्षेत्र के, यानी 5 नदियों के प्रवाही क्षेत्र को ही तो पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब। यह दोस्तों दो नदियां जो है ना, यह पंजाब के ऊपरी वाले हिस्से में चलती थी, पूर्वी पश्चिमी साइड में। इसलिए भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ तो हमारा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो यह दो नदियां जो है वर्तमान में हमारे पंजाब में शामिल नहीं बहती है। जम्मू कश्मीर से होती हुई साथियों यह नदियां जो है हमारे पाकिस्तान वाले पंजाब में चली जाती है। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह 3 नदियां दोस्तों हमारे पंजाब में वर्तमान में भी प्रवाहित हो रही है। और इसी पर तो दोस्तों हरिके बैराज, रावी व्यास नदियों पर जो बांध बनाया है, ध्यान रखना। तो हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली है हरिके बैराज से। तो थोड़ा ध्यान रहे, वर्तमान में ये दोनों नदियां हमारे पंजाब में प्रवाहित नहीं हो रही। सिंधु नदी के जल समझौते में दोस्तों सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी ही तो पाकिस्तान को दिया गया 1960 में, जो जवाहरलाल नेहरू ने विश्व बैंक की सहायता से समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा, सिंधु जल समझौता कहते हैं। तो ये 3 नदियों का पानी हमारे पंजाब में वर्तमान में है। अब देखो दोस्तों इन नदियों के बीच बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह जो है ना झेलम और चिनाब नदी, ध्यान से सुनना, झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है दोआब, उसको कहते हैं दोस्तों चाज। क्या कहते हैं? चाज कहते हैं। और चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं साथियों रिचना। क्या कहते हैं? रिचना कहते हैं। और दोस्तों रावी व व्यास के बीच का जो है उसे कहते हैं बारी। क्या कहते हैं? बारी। और व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेरे साथियों बिस्त। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह बिस्त कहलाता है। इस थोड़ा मैदानी क्षेत्र को भी आप जरूर ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उत्तर के विशाल मैदान में कुछ होगा। दोस्तों नदियों द्वारा जमा किए गए गाद के कारण ही इस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी नहीं आते हैं। ध्यान रखना, हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखियों का अभाव है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये गाद जो है भरकर समतल मैदान का रूप
लिया है। हिमालयन क्षेत्र में भूकंप आ जाते हैं साथियों, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप जो है HPS एजुटेक चैनल पर जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाइयों और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम दीजिएगा। आपकी कसौटी पर मैं हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।